अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज के व्लॉग में बात करेंगे वाशिंगटन में होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से। वो मुलाकात किसके साथ है, कब है और उसमें और किसे मदऊ किया गया, इसकी कुछ तफसीलात है मैं आपसे वो शेयर करूँगी। कुछ बात करेंगे खान साहब की जानिब से आने वाले ट्वीट के हवाले से और उस पर नून लीग को का क्या रिएक्शन आया, किस तरह से इस ट्वीट को वो खैर मकदम करते हैं, इस पर बात करूँगी। और कुछ बात होगी लंदन में नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, वो भी आपसे शेयर होगा। और कुछ बात होगी पंजाब बजट के हवाले से क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं और दीगर कुछ खबरें भी व्लॉग का हिस्सा होंगी। काइंडली मेरे साथ कनेक्ट रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बात की जाए वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात के हवाले से तो आज शाम जो है मुलाकात तय पाई है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। ये मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग है आलमोस्ट पाकिस्तानी टाइम 10 बजे आज रात। और मुलाकात में ये भी कुछ खबर सामने आ रही है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया गया था, लेकिन उन्होंने ये जो दावत है उसको कबूल करने से इनकार किया और शायद वो अपने वतन वापस भी लौट चुके हैं कनाडा से वापसी पे। तो इसकी क्या तफसीलात हैं, बात कुछ इस तरह से कही जा रही है कि सदर ट्रंप का ये इरादा था कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और भारतीय वज़ीर आज़म को मिलाएं, उनकी मीटिंग कराएं। लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि चूँकि आपको पता है कि मोदी ने गुज़श्ता दिनों भी जो कुछ प्रोपोगंडे किए और जिस तरह से उसने जारहियत का मुज़ाहरा किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका एक ही मकसद था। वो मकसद था उसका सियासी स्कोरिंग और उसका मकसद था कि उसने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन्स है उसको उसने जो है किस तरह से कामयाब बनाना है और आइंदा के लिए भी उसने अपने लिए जो है रास्ते हमवार करने हैं। इसलिए उसने जो है ये अपना ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जी हम लोग पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर नहीं कर रहे हैं और ये जो ऑपरेशन है ये जारी रहेगा, दिस एंड दैट। वो उसकी बुलशिट जो है हमने देखा कि इवन सीज़ फायर होने के बावजूद भी वो जारी रही, लेकिन पाकिस्तान है यहाँ पे बहुत समझदारी से, बड़े तहम्मुल से और बेहतर जो है हमसाया मुल्क होते हुए एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो चीज़ों को जो है हैंडल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको भी एक अच्छे तरीके से जो है वाइंड अप किया और इसमें यकीनी तौर पे कामयाबी पाई। इस हवाले से अगर बात की जाए तो भारत की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया नरेंद्र मोदी से जब सदर ट्रंप की बात हुई है। तकरीबन वो सिलसिला बताया जा रहा है कि 35 मिनट उनकी फ़ोन पे बात हुई, जिसमें मोदी ने यही कहा कि हम किसी थर्ड पार्टी को जो है उसकी सालिसी को कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से अगर बात की जाए तो सदर ट्रंप को हमने देखा कि जैसे ही पाक भारत जंग जो है उसमें सीज़ फायर है तो सदर ट्रंप हमें मुतअद्दिद बार डिफरेंट मौके पे ये कहते हुए पाए गए कि जी ये मैंने इसमें सालसी का किरदार अदा किया है और ये कि मेरी वजह से ये सीज़ फायर हो सका है। बार बार उन्होंने इस चीज़ पे ख़ुद को क्रेडिट लिया और ये बात जो है मेरे ख़्याल से मोदी को पसंद नहीं आई। मोदी को ये बात बड़ी खटकी, क्योंकि मोदी नहीं चाहता था कि ये चीज़ें खुल के सामने आएँ, उसकी जो है आलमी सतह पर सुर्खी हो कि ये ट्रंप के किरदार अदा करने की वजह से चीज़ें हुई हैं, जबकि दुनिया इस चीज़ से बाखबर है, बिल्कुल वाकिफ़ है कि किस तरह से ये पाक भारत जंग के दौरान भारत की जानिब से वाइट झंडे दिखाए गए और जो है उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने किस तरह से झूठे पुरअमन जो है पुरअमन होने का मुजाहरा किया। आल्दो भारत में कहीं पे भी अगर देखा जाए ना तो इस तरह की बैलेंस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं मिलती, वो एक एक्सट्रीम नैरेटिव को लेके चलते हैं मोदी सरकार। तो इस हवाले से जब ये पैगाम सामने आया कि जी ट्रंप ने मोदी से बात की और उसमें जो उनके भारतीय जो हैं सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि भारत तीसरे किसी मुल्क के सालसी को जो है कबूल नहीं करेगा। इस हवाले से ये भी बताया गया कि मोदी साहब को ने जो है ट्रंप की इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब यहाँ पे बात अगर की जाए कि मोदी की जानिब से ये सालसी के इनकार करने के पीछे अगर बात की जाए तो अगर वाकई में भारत का ये मौक़िफ़ है कि वो सालसी पे इनकार करते हैं तो फिर सीज़ फायर किया
کیوں گیا, پھر جنگ بندی کیوں قبول کی گئی اگر وہ کسی تیسرے کی ثالثی کو قبول نہیں کرتا. یقینی طور پہ مودی نے اس دن ہار مانتے ہوئے اس ثالثی کو بھی قبول کیا اور اپنی ہار کو بھی قبول کیا کہ کس طرح سے بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے. اور اب یہ جو ڈرامہ رچا جا رہا ہے وہ ڈرامہ اسی رچا جا رہا ہے. یقینی طور پہ مودی نے کوئی ترلے منتیں کیے ہوں گے صدر ٹرمپ کے سامنے کہ مجھے اس میں نہ لائیں, میرے لیے اگلی بار جو ہے اقتدار کا حاصل کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا. پہلے اس کے چانسز بہت کم ہو گئے ہیں اس ہار کے بعد. یقینی طور پہ جو بھارتی عوام ہے ان کا غم و غصہ ہے مودی کے اوپر, اور وہ آئندہ انتخابات میں یقینی طور پہ وہ ٹرمپ اس کو مودی کو سلیکٹ نہیں کرنے والے. یہ اس چیز کا جو ہے مودی کو بھی کافی حد تک ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اسی لیے مودی نے جو ہے اس کو بھی اس کیا کہتے ہیں دعوت کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا ہے تاکہ اس کی وہ جو سیاسی سکورنگ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ آئے اور اس کا اگلی بار بھی جو ہے نمبر لگ سکے. لیکن ایسا ہوگا نہیں, مودی جتنے مرضی کوششیں کر لے لیکن اگلی بار جو ہے بھارتی عوام میں اگر ذرا سی بھی عقل ہوئی, سمجھ ہوئی تو وہ اس نریندر مودی کو دوبارہ جو ہے اپنے وطن پہ, اپنے ملک پہ جو ہے مسلط نہیں ہونے دیں گے اور ایز سون پاسبل اس سے جان چھڑا لیں گے. اگر فردر بات کی جائے خان صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے تو کل میں نے آپ سے کچھ تفصیلات شیئر کی کہ خان صاحب نے اپنی خان صاحب نے جیل سے اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کرنے کے بعد کیا پیغام دیا, لیکن اس کی تفصیلات کچھ سامنے آئی. میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اس میں آپ کے سامنے پراپر پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ خان صاحب نے کل ملاقات کے بعد کیا کیا باتیں کی ہیں, اس حوالے سے کیا کہا. اگر بات کی جائے خان صاحب کے پیغام کے حوالے سے تو عالمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے اپنی پارٹی کو 2 ہفتے کے لیے وہ جو حکومت مخالف تحریک احتجاج کرنے جاتے تھے اسے مؤخر کرنے کی ہدایت کی. موجودہ عالمی حالات کے اثر پاکستان پر بھی ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ ہمیں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, لہٰذا خان صاحب نے جو احتجاجی تحریک ہے اس سے 2 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا. اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا بجٹ تو پیش کرنا ہی تھا. بجٹ پاس کرنے سے پہلے مشاورت کے لیے علی امین, عمر ایوب, مزمل اسلم, تیمور جگرا اور شبلی فراز مجھے بریفنگ دیں گے تبھی بجٹ پاس ہوگا. خان صاحب نے یہاں واضح کر دیا. دوسری جانب انہوں نے وفاقی بجٹ پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی بجٹ مکمل طور پہ اشرافیہ کا بجٹ ہے جس کے اثاثے باہر ہیں, ان پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا. اس بجٹ کا سارا بوجھ عوام, تنخواہ دار طبقے اور کسان پر پڑے گا. صرف نواز شریف اور زرداری کے اثاثے باہر نہیں بلکہ ان کے وزراء کے بھی اثاثے باہر ہیں. یہاں پہ خان صاحب نے نہ صرف نواز شریف, زرداری, بلاول ان کے حوالے سے کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو وزراء ہیں ان کے بھی اثاثے جو ہیں باہر ہیں. وفاقی بجٹ میں ان لوگوں پر مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں, اور جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کو مزید چھوٹ دے دی گئی ہے. خبروں کے مطابق یہ بھی ہے کہ تقریباً 33 لاکھ لوگ پچھلے چند سالوں میں ملک چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں سے بیشتر اپنی کوئی مالیت اور اثاثے ساتھ لے کر گئے ہیں. یہ صرف برین ڈرین نہیں ہے بلکہ ملکی پیسہ بھی باہر جا رہا ہے کیونکہ یہاں کسی کو تحفظ فراہم نہیں. جس کے پاس 3 سال پہلے 50,000 روپے تھے آج اس کی رسید بمشکل 20,000 ہے. یہ 60% مہنگائی کا نتیجہ ہے یقینی طور پہ. اور خان صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ایک بڑی تعداد ہم نے دیکھا کہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے, اور اس کا سلسلہ آلموسٹ 2022-23 سے اس کا آغاز ہو چکا تھا اور آج 2025 میں ایک بڑا نمبر, ایک بڑا فگر ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. ایون کچھ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں تقریباً 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں دیگر ممالک میں. اور اسالم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے اپنے ملک کی رہائش کو چھوڑتے ہوئے دیگر ممالک میں جو ہے اسائلم کر لیا جسٹ بیکاز وہ دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, بیکاز یہاں پہ اتنی زیادہ انفلیشن ہے, اتنے زیادہ حالات ہیں, اتنی زیادہ انسیکیورٹی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ پھر ہیلتھ کی ہو یا فوڈ کی ہو یا دیگر انسیکیورٹیز ہوں تو سوری تو ملک چھوڑ کے جانے کے مقاصد یقینی طور پہ یہ ہیں کہ تاکہ بہتر زر معاش جو ہے وہ کیا جا سکے اور بہتر آمدن کے ساتھ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. تو اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے, معاملات کچھ اسی طرح سے ہیں. اگر بات کی جائے فردر اس ٹویٹ کے حوالے سے جو خان صاحب کی جانب سے کیا گیا, اس پہ پیغام دیا گیا, اس پہ ہم نے دیکھا کہ سعد رفیق صاحب کی جانب سے جو ہے اس ٹویٹ کو لے کے ایک خیر مقدم کیا گیا. اس پہ خواجہ سعد
रफ़ीक जो कि नून लीग रहनुमा है, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऐलान के मुताबिक बदलते आलमी हालात के बाइस उन्होंने अपनी जमात की इज्तिमाई 2 हफ्ते के लिए जो तहरीक है उसे मौखर कर दिया और कहा है कि मौजूदा हालात के असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे। इस बयान में उन्होंने कौम को मुत्तहद करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। इनसे सख्त सियासी अख्तिलाफ़ात के बावजूद मैं बतौर एक कौमी सियासी कारकुन इमरान खान के इस फैसले को खैर मकदम करता हूँ। खत्े की नाजुक जंगी सूरत हाल के पेश नज़र कौमी इत्तेहाद अशद ज़रूरत है। हुकूमत को इमरान खान के इस फैसले को मस्बत अंदाज में लेना चाहिए, सियासी अफहाम व तफहीम का रास्ता निकालना चाहिए। हम में से कोई भी एक दूसरे पर पाँव रख कर आगे नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क में ये तजर्बा बार बार किया गया है मगर हमेशा नाकाम हुए हैं। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ना सिर्फ खान साहब को के इस फैसले को खैर मकदम किया है बल्कि उन्होंने और भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर रोशनी डालते हुए अपनी ही हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की है कि वो खान साहब के इस पैगाम को मस्बत लें और इस पर जो है इस चीज़ को समझें कि हम लोग वतन पहले यानी पाकिस्तान पहले फिर कुछ और है। इसलिए जो है एक दूसरे पे पाँव रख के आगे बढ़ने की बजाय बेहतर होगा कि हम लोग साथ मिलके, जैसे खान साहब ने कहा कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हम लोग को मुत्तहिद होना चाहिए, टुगेदर एक एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट दिखाने चाहिए अपने मुल्क की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यकीनी तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये पैगाम देना भी अहम एक पेशरफ्त है और खान साहब के इस फैसले को खैर मकदम करना उनकी जानिब से भी एक ज़ीरक और एक सेंसिबल सियासतदान होने की निशानी है। अब अगर बात की जाए लंदन से आने वाले पैगाम के हवाले से तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में बात की है सहाफ़ियों से, जिसमें उन्होंने बात करते हुए कहा है कि मेरे और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म वो हो या मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हम बाखबर वाकिफ़ हैं, आवाम को इस पे पहले ही कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों भाइयों के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात हैं। और इस पे अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब के वतन वापस लौटने पे जो मामला तो वे जिस तरह से अखबारों में की ज़ीनत बनी इश्तिहारात जिसमें नवाज शरीफ साहब की बड़ी सी फ़ोटो लगी थी और जिसमें ये कहा गया था कि एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, तो उसके बाद अगली ही सुबह जो है शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। तो यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को कन्वेंस किया गया था इस चीज़ के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बने। फर्दर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अंदरूनी और इंटरनेशनल सतह पर बेहतरीन काम कर रही है, ईरान के खिलाफ जारहियत हो रही है। ईरान से हमारा ताल्लुक मजहबी हमसायगी और सकाफती है। ईरान के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत के खिलाफ अपना दिफा किया है, हमारी फ़ौजी सलाहियत दफा के लिए है। मुस्लिम लीग नून के ओवरसीज़ कारकुनान हमारा असासा है। मौजूदा हालात में सबको मिल कर काम करना चाहिए। इमरान खान के बाद जो है नवाज शरीफ साहब ने भी यही पैगाम दिया कि हमें मिल के यानी एक होकर मुत्तहद होकर काम करना चाहिए। फिर वो कोई भी रीज़न हो सकती है, सिक्योरिटी रीज़न हो सकती है या दीगर मामला तो हो सकते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान है तो बाकी सब है, पाकिस्तान है तो सियासतदान है और इनकी सियासत है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को आप फ्रंट पर रखते हुए इस चीज़ को तरजीह दें कि जी पाकिस्तान की जहाँ सिक्योरिटी का मामला हो वहाँ पे एक हो जाए। अगर फर्दर बात की जाए पंजाब बजट के हवाले से तो उस पे कुछ इंकशाफात ये किए जा रहे हैं कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बजट में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। गवर्नर हाउस का बजट जो कि पहले 1 करोड़ 61 लाख से बढ़कर उसको अब मज़ीद जो है 15 करोड़ 37 लाख कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला ऑफिस का बजट जो है 23 करोड़ से बढ़ाकर अब 1 अरब 46 करोड़ जो है कर दिया गया है, जो कि वफाकी वज़रा के दफातर का बजट जो है 35 करोड़ से बढ़ा के 1 अरब रुपए कर दिया गया है। समझ नहीं आती कि एक तरफ तो गरीब को पेट काट के बजट में दफाई बजट में इजाफे के लिए तलकीन किया जाता है और दूसरी जानिब ये हुकूमती अहदेदारान ये वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला जो है अपने जस्ट दफातर और बगीचों के लिए जो है करोड़ों अरबों का बजट मुख्तस कर देते हैं ताकि इनको जो है जैसे विंडो से ये लोग बाहर देखें तो इनको एक अच्छा व्यू देखने को मिले और मुल्क अपने बेडरूम्स में अपने क्या कहते हैं गवर्नर हाउस में, अपने वज़ीर आज़म हाउस में, अपने वज़ीर आला हाउस में जो है ये पुरसुकून जो है आराम कर सके, ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन वहाँ पे जो आम बंदा एक आम शहरी है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है ये इनकी तरजीहात में ही नहीं है। अब जो एक आम गरीब आदमी है वो अपने
बच्चों का दूध, उनके कपड़े मुश्किल से पूरे कर रहा है, लेकिन इन लोगों के इस तरह के शश हैं कि इन लोगों को अरबों-खरबों की जो है रकम चाहिए जस्ट अपने दफ़ातर को सजाने के लिए, अपने बगीचों को सजाने के लिए और अपने जो है हाउसेस को जो है उनकी लग्ज़री किस्म की जो है लग्ज़री किस्म के उसके सेटअप के लिए उसकी कहते हैं उसको अच्छे से तरीके से, अब मैं कहना कुछ चाह रही हूँ, मुझे वर्ड नहीं मेरे माइंड में आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेसिकली कहना ये चाह रही हूँ कि अपने घरों को सजाने के लिए, उन्हें बेहतरीन लुक देने के लिए, उनको रेनोवेट, दैट वाज माय वर्ड, मैं सॉरी मैं मेरे माइंड में आ नहीं रहा था, कि अपने दफातर को, अपने घरों को रेनोवेट करने के लिए तो इन्हें करोड़ों और अरबों रुपए चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए आम पाकिस्तानी की तो उसके सर पे शायद छत भी नहीं है, वो किराए के घरों में ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है, और फिर भी वो अपनी जो कमाई है, अपनी जो तनख्वाह है, उसमें से एक बड़ी रकम जो है वो टैक्स में दे देता है, ताकि मुल्क का सिलसिला जो है, मुल्क का ख़जाना भरा रहे और चीज़ें चलती रहे। और वो मुल्की ख़जाने से वो पैसा कहाँ जाता है उसकी तफसीलात मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। तो गरीब के लिए कुछ भी नहीं है वंस अगेन, और अशरफिया के लिए, हुक्मरान के लिए हमेशा से जो है एक बड़ी रकम पहले भी मुख्तस की गई है, एक बार फिर इसमें इजाफा कर दिया गया है। तो दो ये ख़बरों में से कोई ख़बर नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम लोग बहुत अरसे से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस पे शायद हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम पे जो ऐसे हुक्मरान जो हैं वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं कि हम चाह के भी जो है इसका कोई तोड़ निकाल नहीं पा रहे। हाँ, वोट की ताकत को इस्तेमाल करके बहुत से चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली वोट का राइट इस्तेमाल करके भी चीज़ें उस तरह से दुरुस्ती की तरफ नहीं लाई जा सकी। लेकिन दो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इस हवाले से क्लेम भी किया जाता है, लेकिन जमहूरियत नज़र कितनी आती है ये आप भी इससे बाखबर हैं और मैं भी। ये था आज का वीलॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।